आज सुबह जब देश उठा ना तो सबके मन टूटे हुए थे क्योंकि विनेश फोगाट को ओलंपिक गोल्ड मेडल मैच खेलने से बैन कर दिया गया था बढ़े हुए वेट के कारण। In the morning, we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. देश निराश था और इसी बीच राजनीति होने लगती है जब विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन को मोदी की गलती बताया जाने लगता है। विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भारत की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कुछ लोगों ने इसे विनेश की गलती भी बताया। अब मैं किसी को कहती रहूं भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। पर सच क्या है, आखिर क्यों किया गया विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई? क्या ऐसा कुछ था जो किया जा सकता था पर नहीं किया गया? क्या विनेश की गलती थी, सरकार की गलती थी या कुछ और? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विनेश फोगाट को ओलंपिक समिति के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। कारण था कि विनेश 100 ग्राम ओवरवेट थी अपनी वेट कैटेगरी में लड़ने के लिए, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो विनेश का वेट 50 किलो 100 ग्राम था जब उनका भार तोला गया और वो 50 किलो की वेट कैटेगरी में खेलती हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। अब इस डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जैसे ये भार 100 ग्राम कम क्यों नहीं हुआ, सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा था, ओलंपिक समिति क्या कर रही थी, विनेश क्या कर रही थी, इत्यादि इत्यादि। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। फिर एक बात ये भी उठी कि ये भारत के अगेंस्ट सैबोटाज है, कोई भारत को उठते हुए नहीं देखना चाहता, और ये बात बोलने वाले कोई और नहीं, विजेंद्र सिंह थे। विजेंद्र ने ये भी कहा कि उन्होंने ऐसा होता हुआ पहले कभी देखा ही नहीं है। अगर 100 ग्राम की बात थी तो इतना वेट कम करने के लिए ना थोड़ा बहुत समय दिया जा सकता था। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि इसमें तो मोदी की गलती है, ये तो मोदी की साजिश है, भारत को ओलंपिक का ही बहिष्कार कर देना चाहिए। और तो और भारत के पार्लियामेंट से ऑपोजिशन के सभी नेता बाहर निकल आए मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए। उनका कहना था कि मोदी सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है विनेश को फाइनल मैच खिलाने के लिए। ऑपोजिशन के कई एमपीज ने तो इसे इंटरनल सैबोटाज बोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी विनेश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। अब जब यही प्रश्न विनेश के ताऊ महावीर फोगाट से पूछा गया तो उन्होंने कुछ ये कहा। क्या फेडरेशन या सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए? देखिए, जो रूल के हिसाब जो बना रखा है, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की, तो जो आगे जो खिला के जो हैं, जो कुश्ती के जो वहाँ जो हुआ है, जो फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं, जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। तो उनका साफ कहना है कि इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल वही लोग जो ओलंपिक में खेल करा रहे हैं वही निर्णय ले सकते हैं। परंतु प्रश्न अभी भी यही है कि भारत की सरकार इस मुद्दे पर कर क्या रही है। तो प्रधानमंत्री ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा से बात की और उन्होंने उन्हें कोई भी ऑप्शन जो अवेलेबल है उसे एक्सप्लोर करने के लिए कहा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ओलंपिक समिति के इस निर्णय के विरुद्ध एक अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने इस डिसीजन को रिकंसीडर करिए। बॉलीवुड के सितारों से लेकर आम आदमी तक हर कोई क्षुब्ध था कि जिस मेडल को हम पक्का मानकर बैठे हुए थे वो हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन ये सब तो भारत में हो रहा था, उधर पेरिस में विनेश के साथ क्या हो रहा था? तो विनेश का वेट हुआ, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और फिर थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गई। बताया गया कि डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा हुआ है। विनेश को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनकी पीटी उषा के साथ ये फोटो वायरल है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि भाई विनेश बेहोश हुई कैसे? क्या शॉक इतना बड़ा था कि वो शॉक के कारण बेहोश हो गई या कोई और कारण था? तो बेसिकली विनेश ने अपना पहला मैच खेला तो उनका वेट सही आया था। उसके बाद उन्होंने 2 बाउट खेले और उसके बाद उन्होंने एक मील ली और रात की अंतिम फाइट भी उसके बाद उन्होंने खेली। अब अंतिम फाइट के बाद उन्होंने देखा कि अब उनका वेट 2.5 किलो अधिक बढ़ गया है। फिर पूरी रात उन्होंने वेट कम करने के लिए कई जतन किए। We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and
Despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. और वो सपना बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग था, जिसके कारण वो डिहाइड्रेटेड हो गई और बेहोश हो गई। अब इस पूरे प्रोसेस में किसकी गलती है? सरकार की, विनेश की, या रूल्स की, या फिर उन ट्रेनर्स की जो विनेश को देख रहे हैं? ये सब जानने के लिए ना हमें ओलंपिक्स के रूल को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो उसके लिए अगले अध्याय में चलते हैं। देखिए, कुछ लोग इस मुद्दे पर भारत सरकार को घेर रहे हैं, कुछ लोग विनेश फोगाट को, कुछ लोग ओलंपिक कमेटी को दोष दे रहे हैं और कुछ लोग इसे भारत के विरुद्ध बेईमानी बता रहे हैं। पर यह बेईमानी वाला आरोप ना कोई पहली बार नहीं लगा है। 4 अगस्त को भारत के बॉक्सर निशांत देव मैक्सिको के मार्को वार्डे से मैच हार गए। पूरे मैच में निशांत भारी पड़ते हुए दिख रहे थे, पर अंत में फाइनल स्कोर मार्को वार्डे के पक्ष में दिखा। इस मुद्दे पर मीडिया में यह बेईमानी वाला एंगल डिस्कस हुआ था। यहां तक कि निशांत देव ने खुद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को यह कहा था कि ऐसी अनफेयर एम्पायरिंग को चेक करें। भारतीय हॉकी ने भी भारत और ब्रिटेन के बीच हॉकी मैच में अनफेयर एम्पायरिंग के कंसर्न्स रखे थे, जो कि मैच का परिणाम बदल सकते थे। अनफेयर एम्पायरिंग के ये आरोप टोक्यो ओलंपिक में भी लगे थे, जब मैरी कॉम को हारा हुआ घोषित कर दिया गया था। पर चलिए अभी विनेश फोगाट का केस समझते हैं, ओलंपिक के रूल्स को समझते हुए। ओलंपिक रूल्स के अनुसार कुछ वेट कैटेगरीज होती हैं। हर वेट कैटेगरी में 2 दिन तक मैच चलते हैं और दूसरे दिन फाइनल मैच खेला जाता है। यदि एक भी दिन वेट 100 ग्राम भी अधिक हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये सब ओलंपिक कंपटीशन के आर्टिकल 11 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और ऐसे खिलाड़ियों को पूरे खिलाड़ियों की लिस्ट में अंतिम रैंक दी जाती है। इन रूल्स के अनुसार हर रेसलर का वेट चेक दोनों दिन सुबह सुबह होता है, जो 30 मिनट तक चलता है। पहले दिन मेडिकल एग्जामिनेशन को भी मैंडेटरी बनाया गया है, जिसके बिना आप लड़ ही नहीं सकते। इसके बाद रेसलर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस जो हर खिलाड़ी को दिए जाते हैं वो दिखाने होते हैं। खिलाड़ी केवल सिंगलेट ड्रेस ही पहन सकता है, जिसका वेट भी निर्धारित होता है, और फिर खिलाड़ी के नाखून चेक किए जाते हैं। वेट चेक के समय रेसलर को कई बार मशीन पर खड़ा होना पड़ता है। यदि आप मैंडेटरी सिंगलेट ड्रेस में नहीं होते तो आपका वेट भी चेक नहीं किया जाता। इसके अलावा एक रूल ये भी होता है कि यदि किसी खिलाड़ी को पहले दिन खेल के समय कोई चोट लग गई है तो उसे दूसरे दिन अपना वेट चेक करवाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका पहले दिन का ही जो वेट चेक हुआ था वही मान लिया जाएगा। इन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही डिसीजन होता है और ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। विनेश को पहले दिन खेल के बाद कोई इंजरी नहीं हुई थी तो दूसरे दिन वेट चेक करवाना ही था, जिसमें गड़बड़ी पाई गई और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। यही बात विनेश के परिवार वाले भी कह रहे हैं। 150 ग्राम वजन फालतू रह गया तो कुश्ती डिफाइज कर दी, कोई मेडल नहीं आया। फोगाट साहब, इसका कोई हल हो सकता है कि रूल बुक के हिसाब से? कोई हल नहीं हो सकता। ये सब कुछ दिल तोड़ने वाला है। भारत के कई खिलाड़ी चौथे पायदान पर रहे हैं और अब विनेश जो गोल्ड जीतती हुई दिख रही थी, उनके साथ ये घटना हो गई है। इस पूरे प्रकरण में एक्चुअल गलती किसकी है वो आगे देखेंगे, पर विनेश के लिए वेट घटाना इतना मुश्किल क्यों रहा कि उन्हें रात भर इसके लिए प्रयास करना पड़ा। तो जी, विनेश पेरिस में 50 किलो वेट कैटेगरी में खेल रही थी, जबकि वो आज से पहले 53 किलो वेट कैटेगरी में खेलती आई हैं। पेरिस ओलंपिक में 53 किलो यानी 53 केजी में खेलने का कोटा अंतिम पंघाल नाम की जो रेसलर है उन्होंने जीत लिया था और विनेश के पास 50 केजी कैटेगरी चुनने के अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं था। पर हमेशा 53 किलो की कैटेगरी में खेलने वाले खिलाड़ी का शरीर 29 की एज तक एक खांचे में ढल चुका होता है। उस 53 किलो के खांचे में 50 किलो मेंटेन करना मुश्किल होता है, जो विनेश के केस में भी हुआ। बाल काटे गए, खून निकाला गया, पर फिर भी 150 ग्राम अधिक ही रह गया। यह घटना दिल तोड़ने वाली है। देश दुखी है। कुछ लोग इसका दोष विनेश पर डाल रहे हैं, कुछ लोग सरकार पर, कुछ लोग किसी और पर। क्या विनेश गलत है या सरकार गलत है, वो आगे देखते हैं। तो विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन से पहले और बाद में सरकार को घेरा गया, पर क्या इसमें सरकार कुछ कर सकती है? यदि नहीं तो इस मुद्दे पर इतनी राजनीति क्यों? चलिए एक कहानी सुनाता हूं। विनेश फोगाट ने सरकार के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट किया। आरोप था कि वर्षों से महिला रेसलर्स के साथ भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह ने छेड़ाछाड़ी की है। अब ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है तो भाई वो मामला तो है कोर्ट में, और कोर्ट का निर्णय शीघ्र ही पता चल जाएगा। तो इस मुद्दे पर उस समय बात करेंगे, आज नहीं। पर जब रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो उस समय कई प्रकार की बातें हुई थी, जिसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे भी लगे थे और मोदी को निचोड़ देंगे जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज भी लगाई गई थी। और जिस दिन नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था, उसी दिन पार्लियामेंट पर प्रोटेस्ट का भी प्रयास किया गया था रेसलर्स के द्वारा, और इन्हीं प्रोटेस्ट करने वाले रेसलर्स को पुलिस के द्वारा खदेड़ा भी गया था। इन सभी मुद्दों पर देश की जनता, राजनेता और मीडिया ने अपने अपने तरीके से टिप्पणी की थी। किसी ने सपोर्ट किया तो किसी ने विरोध। अब मामला राजनीतिक हो जाएगा तो कुछ लोग पक्ष में और कुछ लोग विपक्ष में
बोलेंगे ही। और ऐसा केवल इनके साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसा हो चुका है। उदाहरण के रूप में विराट कोहली ने एक बार बोल दिया था कि यदि तुम्हें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अधिक पसंद हैं तो तुम ऑस्ट्रेलिया में ही रह लो। बात थोड़ी राजनीतिक सी हो गई थी उस समय, और इस बात पर विराट कोहली का विरोध उन लोगों ने किया था जो आज विनेश को सपोर्ट कर रहे हैं। या फिर सुरेश रैना ने एक बार कमेंट्री के वक्त अपने आप को ब्राह्मण बता दिया था। और कास्ट तो राजनीति का हिस्सा आज से थोड़ी है, हमेशा से है। तो इस बात के ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रकार के लोगों ने अपने अपने विचार लिखे थे और बोले थे। या फिर जडेजा के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। परंतु यहाँ मुख्य प्रश्न ये है कि विनेश और सरकार के बीच पूरा द्वंद्व होने के बाद भी क्या मोदी ने या सरकार ने विनेश फोगाट के साथ कोई भेदभाव किया? तो इसी प्रश्न का उत्तर अब ढूंढते हैं। तो जनवरी 2023 को रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद मार्च 2023 आया और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों ने ही किर्गिस्तान में 16 दिन और पोलैंड में 11 दिन ट्रेनिंग करने की डिमांड टॉप्स के सामने, टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो स्कीम इसी गवर्नमेंट के अंडर बनी है और इसी गवर्नमेंट के अंदर चल रही है। तो उस संस्था ने बजरंग और विनेश की इन डिमांड्स को मान लिया। अगर भेदभाव करना होता तो कदाचित इन प्लेयर्स को ना टॉप्स की श्रेणी से ही निकाल दिया होता। पर चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। फिर जुलाई का महीना आया और विनेश फोगाट ने कजाकिस्तान के बिश्केक में जुलाई के पहले सप्ताह में ट्रेनिंग की। और जैसे ही वहां ट्रेनिंग समाप्त हुई, वो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चली गई। पूरा खर्चा किसने उठाया? टॉप्स ने। करीब 8.5 लाख का खर्चा था। और इसी समय ना बजरंग पुनिया भी किर्गिस्तान गए हुए थे। 1 जुलाई से 5 अगस्त तक वहीं रहे, जिसका सारा खर्चा टॉप्स ने उठाया, करीब 9.5 लाख का। अब आगे चलते हैं और सितंबर का महीना आता है। 15 सितंबर को विनेश फोगाट टॉप्स को मेल लिखती है और कुछ रिहैब इक्विपमेंट्स की डिमांड करती है। टॉप्स लगभग 6 लाख रुपए के ये इक्विपमेंट्स विनेश को प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि विनेश ने यहाँ पर डायरेक्ट टॉप्स को मेल लिखकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। उन्हें सपोजिटली रेसलिंग फेडरेशन को मेल लिखना था, जिसके अध्यक्ष उस समय बृजभूषण शरण सिंह थे। पर बृजभूषण के साथ तो पंगा था, तो विनेश ने सीधा मेल टॉप्स को लिख दिया। और टॉप्स ने एक बार भी ये नहीं बोला कि आप रेसलिंग फेडरेशन को पहले मेल लिखिए, उसके बाद डिमांड बताइए। सीधी डिमांड पूरी कर दी गई। विनेश और बजरंग पुनिया ने कहा कि हम नेशनल गेम्स नहीं खेलेंगे, हमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इन्हें एशियाई गेम्स में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दी गई, जबकि अंतिम पंघल जैसे रेसलर्स इस बात से क्षुब्ध थे कि इन खिलाड़ियों को बिना ट्रायल क्यों भेजा गया। ट्रायल कराओ, जिसमें क्षमता है वो आगे बढ़े। फिर विनेश ने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की डिमांड की। विनेश की ये डिमांड भी मिशन ओलंपिक समिति द्वारा मान ली गई। और ये डिमांड्स केवल विनेश की पूरी नहीं हो रही थी, जो प्लेयर टॉप्स के अंडर आता है सभी के लिए इस प्रकार की सुविधा देने का प्रबंध किया गया है। पिछले वर्ष का विनेश फोगाट का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस 35 लाख रुपए से अधिक का है। पिछले 5 साल में विनेश पर सरकार ने 2.25 करोड़ रुपए खर्च करे हैं और बजरंग पुनिया पर 2.5 करोड़ रुपए। अब मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ बताना चाहिए था या नहीं, परंतु केवल यही एक मापदंड है इस बात को जानने का कि सरकार ने विनेश के साथ भेदभाव किया या नहीं। बाकी कुछ लोग इसके बाद ये कहने लगे कि विनेश तो 53 किलो कैटेगरी में खेलती थी, वो अचानक से 50 किलो की कैटेगरी में कैसे आ गई। इसमें भी मोदी की साजिश है, पर एक्चुअल गलती किसकी है वो आगे देखते हैं। देखिए, विनेश फोगाट ने जो पेरिस ओलंपिक में किया है ना, उसके लिए बहुत लोहा चाहिए। अपने पहले ही मैच में विनेश ने उस लड़की को हराया था जो अपने पूरे करियर में एक भी मैच नहीं हारी थी, जो पिछले ओलंपिक की चैंपियन थी। विनेश गोल्ड मेडल से कम रुकती नहीं दिख रही थी। फिर ये वेट का मामला कहाँ अटक गया? विनेश फोगाट का नॉर्मल लाइफ रूटीन में वेट 57 किलो के करीब रहता है, इसीलिए वो 53 kg में खेलती थी। पर अब की बार उन्हें 50 किलो में खेलना था। जब पहले दिन वो वेट चेक के लिए गई थी तो उनका वेट 49.9 यानी 49.9 किलोग्राम यानी कि 50 किलो से 100 ग्राम कम आया था। पर दूसरे दिन विनेश का वेट फ्लक्चुएट करने लगता है। एक छोटी सी मील लेने पर भी वेट 53 किलो तक पहुंच रहा था। विनेश ने पहले दिन 3 कुश्तियां लड़ी थी, जिसमें बॉडी की सारी एनर्जी जा चुकी थी। मील को स्किप करना ऑप्शन ही नहीं था।
क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होती है। पहले ही दिन यानी कि मंगलवार को अपना आखिरी मैच यानी कि सेमीफाइनल मैच खेलने के बाद जब विनेश का वेट चेक किया गया तो वो 52 किलो 700 ग्राम की थी। उसके बाद विनेश ने एक टुकड़ा भी नहीं खाया, ना ही पानी तक पिया। विनेश पूरी रात सोई नहीं। विनेश की टीम ने पूरी रात सौना चलाकर रखा उसके लिए और किसी तरह वेट 50 किलो 100 ग्राम तक आया। कैसे किया जाता है ये काम, उसके लिए वीडियो देखिए। This is the routine. This is what happens every other fight week. Thursday night, weight cut. You like working out until 12 at night or 1 a.m. Then you go back sleep. Maybe you eat something. I'm not talking about the fighters. I'm talking about myself. विनेश का कुछ खून तक निकाल लिया गया था, पर वेट 50 किलो 100 ग्राम तक ही आ पाया और बचा हुआ 100 ग्राम कम करने के लिए टाइम ही नहीं बचा। वैसे भी लड़कियों का वेट घटाना लड़कों की अपेक्षा थोड़ा कठिन होता है। लड़की में और लड़के में वेट कम करने में भी काफ़ी अंतर होता है। लड़का वेट जल्दी, लड़के ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो वेट कम जल्दी हो जाता है। लड़की को बहुत प्रॉब्लम होती है वेट कम करने में। विनेश ने पूरी कोशिश की, मैट पर वो शेरनी की तरह लड़ी और मैट के बाहर अपने वेट से, पर प्रकृति से वो भी नहीं लड़ सकती। विनेश का वेट 57 किलो नॉर्मली रहता है। 50 किलो मेंटेन करना बेहद कठिन था। 53 किलो की कैटेगरी ही सूटेबल थी विनेश के लिए, पर 50 किलो की कैटेगरी में क्यों खेलना पड़ा? चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। लगभग एक साल पहले यानी कि 2023 में विनेश फोगाट इंजर्ड हो गई थी और एशियाई गेम्स में नहीं खेल पाई थी। और इसी समय यानी कि अक्टूबर 2023 में अंतिम पंघाल नाम की एक रेसलर ने एशियाई गेम्स में 53 केजी कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स के लिए भारत की सीट 53 किलो कैटेगरी में बुक कर दी थी। इसके बाद भारत में मार्च 2024 में रेसलिंग के नेशनल ट्रायल्स चल रहे थे। विनेश 53 किलो वेट कैटेगरी में खेल रही थी, पर विनेश इस फाइट को 2 घंटे तक डिले करती रही, ये कहते हुए कि उन्हें 50 किलो और 53 किलो दोनों कैटेगरी में खेलने का मौका दिया जाए। 2 घंटे के डिले के बाद जो फाइट हुई उसमें भी विनेश को अंजू नाम के रेसलर ने 10-0 से हरा दिया, वो भी केवल 18 सेकंड में। पर जब विनेश 50 किलो वाली कैटेगरी में खेली तो उन्होंने अपने ओपोनेंट को 10-0 से हरा दिया। बस इसी कारण से विनेश को 50 किलो की कैटेगरी में खेलना पड़ा और भारत की 53 किलो कैटेगरी में सीट पक्के करने वाली अंतिम पंघाल को 53 किलो में खेलने का मौका मिला। अब इस पूरे मुद्दे में किसकी गलती है? विनेश यदि इंजर्ड नहीं होती तो कदाचित 2023 में एशियाई गेम्स में 53 किलो की सीट पक्की कर लेती अपने लिए। पर इंजर्ड होना या ना होना वो तो विनेश के हाथ में भी नहीं है, ये खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा है। विनेश को 50 किलो कैटेगरी में खेलना पड़ा, ये उनकी मजबूरी थी और उनकी बॉडी वेट के विरुद्ध था। सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया गया था विनेश को सपोर्ट करने का, पर ओलंपिक्स के रूल गवर्नमेंट भी पास नहीं कर सकती। गलती ना विनेश की है ना सरकार की, क्योंकि कुछ चीजें शायद भाग्य ही तय करता है। हाँ, इस मुद्दे पर जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो जरूर कुछ गलत कर रहे हैं। होप आपको यह मुद्दा समझ आया है, और यदि समझ आया है और आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस मुद्दे को समझें तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस मुद्दे पर हो रही राजनीति धीरे धीरे खत्म हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर आपको वीडियो इस समय दिख रहा है उसे अवश्य देखिए, जहां हमने राहुल गांधी की जाति ढूंढने का प्रयास किया है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।